हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज जो टॉपिक से क्वेश्चन मैंने लिया है ना, वो रियली में मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। एवोल्यूशन चैप्टर में आपने अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ा होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। है बड़ा छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी का, बट इसमें कुछ घुमा फिरा के चीज़ें बताई गई हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। और अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स का नीट का पेपर देखें ना, तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बल्कि एवोल्यूशन से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों नीट में। अगर आपका रिवाइज करने से रह गया है एवोल्यूशन, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से रिवाइज करना। एक बार रिवीजन कर लोगे तो वो 3 क्वेश्चंस आपके आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस अडेप्टिव रेडिएशन से आ गया तो मैं आपको बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ साथ में इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो नीट 2019 में जब उड़ीसा में रिपीट हुआ था तब पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल्स जिनके पास मार्सुपियम होता है लाइक कैंगरू, और प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, पिक्चर भी दिया है इसका। तो दे हैव इवॉल्व्ड टू शेयर मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ऑब्वियस अगर आप एनसीईआरटी का ये पिक्चर देखें, कंपेयर करें प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल को, तो इनमें बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन मे बी रेफर्ड एज, ज़्यादातर चांसेस हैं कि बच्चों ने अडेप्टिव रेडिएशन ही टिक किया होगा, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन में पढ़ते हैं आप इस एग्जाम्पल को, तो बट ऑब्वियस अडेप्टिव रेडिएशन आंसर होगा। नहीं, यहाँ पर आंसर अडेप्टिव रेडिएशन नहीं था, बल्कि आंसर था, रुको तुम खुद ही पता लगाना कि सही आंसर क्या है। पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ठीक है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि इन चारों में से सही आंसर क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कौन से टाइप के एवोल्यूशन को बताता है, ठीक। देखो पहले तो मैं थोड़ा सा अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं नॉलेज हो, नहीं समझ में आया हो। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखें तो एनसीईआरटी में अडेप्टिव रेडिएशन को डिफाइन कैसे किया है, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज कहाँ पर, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर किसी एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में अडेप्टिव रेडिएशन के लिए चारों तरफ एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑर्गेनिजम्स कहीं भी जा सकते हैं ना किसी भी एरिया में, तो फिर अडेप्टिव रेडिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अडेप्टिव रेडिएशन वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया होगा। जैसे डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पर गए थे, वहाँ उन्हें मिला था फिंचेस में, ठीक है। तो evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other area। बहुत confusing लाइन है, क्या कहना चाह रहा है बच्चों ये, यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया तो एक ही है, लेकिन उस एरिया में एक कंडीशन और होनी चाहिए, क्या, कि वहाँ पर टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी और हैबिटेट्स, यानी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वहाँ पर मल्टीपल वेकेंट हैबिटेट्स भी होने चाहिए। वो एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए जहाँ पर क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस तो चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट फूड रिसोर्सेज तरह तरह के अवेलेबल हों, और जिन तरह के फूड रिसोर्सेज जिस भी एरिया में अवेलेबल है ना, उस जियोग्राफिकल एरिया की जिस भी हैबिटेट में, वो हैबिटेट वेकेंट भी हो, यानी पहले से वहाँ किसी और स्पीशीज़ का कब्जा नहीं हो, वरना कोई नई स्पीशीज़ वहाँ जाएगी तो कैसे वहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी, कैसे कॉम्पीट करेगी दूसरे से, ओके। तो अडेप्टिव रेडिएशन कब देखने को मिलता है, जब एक जियोग्राफिकल एरिया में मल्टीपल वेकेंट हैबिटेट्स हों। एक एरिया एक है, बट उसमें भी हैबिटेट कई सारे होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, वेकेंट होने चाहिए। हैबिटेट से मेरा मतलब है स्पेशली मान लो फूड रिसोर्सेज से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिंदा रहने के लिए फूड रिसोर्सेज चाहिए एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को, ओके। तो अगर इस तरह के एरिया में अलग अलग स्पीशीज इवॉल्व हो जाती हैं, तो आप उस फिनोमिना को कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। यस और नो, ये इस डेफिनेशन का सिंपली मतलब है। अब इस अडेप्टिव रेडिएशन में एनसीईआरटी ने डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा कि ये 2 तरह का होता है, बट एक्चुअली आपको पता होना चाहिए इट इज़ ऑफ 2 टाइप। एक को कहते हैं अडेप्टिव डाइवर्जेंस और दूसरे को कहते हैं अडेप्टिव कन्वर्जेंस। ध्यान से अगर ये वीडियो देख लोगे ना, छोटा सा वीडियो, तो कभी भी इस कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं करोगे। अडेप्टिव डाइवर्जेंस और दूसरा है बच्चों अडेप्टिव कन्वर्जेंस, यानी अडेप्टिव रेडिएशन में दोनों तरह के एवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। ये जो एवोल्यूशन हुआ है ना यहाँ पे स्पीशीज़ का, इसमें से ये एवोल्यूशन एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, जैसा होमोलोगस ऑर्गन्स शो करते थे, और ये एवोल्यूशन एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी हो सकता है, जैसा कि एनालॉगस ऑर्गन्स शो करते थे। क्लियर। अब यहाँ पे होमोलोगस एनालॉगस नहीं लगाना हमें, यहाँ तो हम अडेप्टिव रेडिएशन के बेसिस पर देखेंगे, ओके। तो
एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपके जो 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 3 डायग्राम्स दिए हैं देखो इस टॉपिक में। एक डायग्राम है डार्विन्स फिंचेस का। डार्विन ने देखा कि भाई फिंचेस में बीक पैटर्न अलग अलग थे। कुछ फिंचेस जो थी वो सीड ईटर्स थी, कुछ फिंचेस इंसेक्ट्स को खा रही थी, कुछ नेक्टर सक कर रही थी मान लो। तो क्या हुआ कि मान लो गैलापागोस आइलैंड की बात कर रहे हैं हम, तो उस गैलापागोस आइलैंड पर मान लो इनके एक ही एंसेस्टर फिंच थी, ठीक है। उसका जब नंबर बढ़ने लगा तो फूड रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, या तो ख़त्म हो जाती वो, या फिर सर्वाइवल का एक तरीका था कि उसने उसी जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग हैबिटेट ढूंढ लिए। कुछ फ्रूट्स खाने के लिए अडेप्ट हो गई, कुछ इंसेक्ट्स खाने के लिए अडेप्ट हो गई, और ये असर उनके जेनेटिक्स पे भी पड़ा, जिसकी वजह से बीक पैटर्न अलग हुए और धीरे धीरे नई स्पीशीज क्रिएट हो गई। पर क्योंकि वो सब में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी थी, तो देखकर अंदाजा लग रहा था कि हाँ ये सब कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई होंगी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से अगर अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है ना, तो इसे आप कहते हैं अडेप्टिव डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं? अडेप्टिव डाइवर्जेंस। यानी एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग फिंचेस डेवलप हो गई, डाइवर्ज हो गई उसी जियोग्राफिकल एरिया के हैबिटेट्स में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसी अडेप्टिव डाइवर्जेंस का, एक एग्जाम्पल तो ये है, दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। कि मान लो ये सारे एनिमल्स को आप ध्यान से देखो, सब कितने अलग हैं। ये वॉल्फ की तरह, ये टाइगर की तरह है, ये कैंगरू, वॉम्बैट, कोआला, मोल, ग्लाइडर, है ना। इन सब में सोचेंगे तो हमें लगेगा कि इनका तो कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, बट जैसा कैंगरू में मार्सुपियम होता है, बेबी बैग होता है, बेबी पाउच होता है, वैसा ही मार्सुपियम इन सबके पास होता है। यानी कि ये सब इमेच्योर बेबीज को बॉर्न करते हैं और उन्हें अपने साथ कैरी करते हैं जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाएं। इस वजह से इन्हें मार्सुपियल्स कहा जाता है, ठीक है। और अगर सब में मार्सुपियम प्रेजेंट है तो ये प्रूफ है कि इनके भी कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। तो इसमें भी क्या हुआ, अडेप्टिव रेडिएशन क्यों हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो जब मार्सुपियल्स को रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, या तो अगेन वही आपस में कॉम्पीट करके एक दूसरे को ख़त्म कर देते, या फिर उन्होंने अलग अलग हैबिटेट ढूंढ लिए और कई बिलियन ईयर्स में वो अलग अलग स्पीशीज़ में इवॉल्व हो गए, लेकिन सबके पास मार्सुपियम, ये इंडिकेट करता है कि उनके एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? एक ही कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज फॉर्म हो रही हैं। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव डाइवर्जेंस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कौन शो कर रहा है, तब तो डार्विन्स फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ध्यान रखना, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये दोनों बच्चों डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अब जल्दीबाजी में क्या करते हैं बच्चे कि इसको भी ये मान लेते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को ही शो करता है हमेशा। नहीं, अडेप्टिव रेडिएशन इन दोनों केसेस में तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहा है। लेकिन तुम देखो एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड एरिया। अगेन एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है, बट उसमें 2 अडेप्टिव रेडिएशन चल रहे हैं साथ साथ में। एक तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का चल रहा है, एक प्लेसेंटल मैमल्स भी मान लो वहां पर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। 2 अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन चल रहे हैं, मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। देन वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो अगर एक ही जियोग्राफिकल एरिया में 2 लाइन चल रही है ना, 2 पैरेलल लाइन ऑफ एवोल्यूशन चल रहे हैं, तो अगर आप उन दोनों को कंपेयर करो, कैसे? इस डायग्राम में देखो कि ये एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन है, ये पूरा जो है ना प्लेसेंटल मैमल्स, ये तो एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है अलग से, और ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है ये दूसरा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है अलग से, ठीक है। अब मैंने 2 डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस को आपस में कंपेयर किया, 2 लाइन को अलग अलग एक दूसरे से कंपेयर किया, तो मुझे इन दोनों में सिमिलैरिटी मिली। कुछ ऐसे प्लेसेंटल मैमल्स मिले जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से काफ़ी मिल रहे थे, इसे मोल नाम दे दिया, इसे मार्सुपियल मोल नाम दे दिया। इनके पास मार्सुपियम नहीं है, ये मेच्योर बेबीज को बॉर्न करते हैं, बट इनकी फॉर्म मॉर्फोलॉजी इनसे मिल रही थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। ये सेम हैबिटेट में गए होंगे, जिस वजह से ये एक ही तरह की कंडीशंस में डेवलप हो गए, एक मार्सुपियल और एक प्लेसेंटल, ठीक। वैसे ही एंटीटर, नमबैट, या ये टस्मेनियन टाइगर कैट, बॉब कैट, टस्मेनियन वॉल्फ और वॉल्फ, किसी को भी कंपेयर कर लो। अब की बार हम किसे कंपेयर कर रहे हैं? एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन के मेंबर्स को दूसरी लाइन ऑफ एवोल्यूशन के मेंबर्स से। तो ये दोनों आपस में जो सिमिलैरिटी शो करेंगे ना, उसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ गए क्या? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कब कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, ये फर्स्ट लाइन है अडेप्टिव रेडिएशन की, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन,
ये दो अलग अलग लाइन्स हैं अडेप्टिव रेडिएशन की, एक ये। अगर मैं अलग से पूछूं तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये अलग से, इस सेम ये वाला डायग्राम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। बट अगर हम दो लाइन ऑफ एवोल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं और हमें उन दोनों में सिमिलैरिटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों, एक प्लेसेंटल मैमल से इस हैबिटेट में आया, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल से इस हैबिटेट में आया, दोनों सेम हैबिटेट में रह रहे थे, इसलिए सेम तरह की स्पीशीज में बन गए। लेकिन सेम तरह की स्पीशीज मतलब हैं अलग अलग, बट कहीं ना कहीं उनकी मॉर्फोलॉजी सेम है। समझ गए? तो ये वहाँ याद करो, एनालॉगस ऑर्गन्स भी तो इसीलिए डेवलप होते थे क्योंकि एरियल हैबिटेट, सेम हैबिटेट होता था। ठीक है, तो ये भी अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, बट ये दोनों आपस में किसको बता रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अडेप्टिव कन्वर्जेंस को बता रहे हैं। समझ गए? इसलिए एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, या इस तरह के एवोल्यूशन को बच्चों पैरेलल एवोल्यूशन भी कहते हैं। पैरेलल क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल एवॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो ये लाइन समझ में आ गई। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of placental mammals। जो placental mammals हैं वो आपस में जब इवॉल्व हो रहे हैं तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ, बट दे ऑल्सो अपीयर टू बी सिमिलर टू अ करस्पॉन्डिंग मार्सूपियल। समझ गए? तो फिर वो एक तरह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ। समझ में आ गया? अब तो नहीं होगा कोई कंफ्यूजन, तो देख लो। अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप बता दो मुझे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इन ऑस्ट्रेलिया मार्सूपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स have evolved to share many similar characteristic। ये दोनों आपस में सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को, अगर ये अलग पूछता, एक मार्सूपियल का दूसरे मार्सूपियल से पूछता तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एक प्लेसेंटल मैमल का दूसरे से पूछता तो भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसने मार्सूपियल को मैमल से कंपेयर करने को कहा है, तो ये कौन सा एवोल्यूशन हुआ बच्चों? मिल गया क्या आपको आंसर? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नो डाउट यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन भी टिक कर सकते थे, लेकिन अगर अडेप्टिव रेडिएशन के साथ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिया है, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन तो दोनों तरह का एवोल्यूशन शो करता है, डाइवर्जेंट भी करता है और कन्वर्जेंट भी करता है। अगर ये नहीं होते ना ऑप्शंस में तो फिर आप ये टिक कर सकते थे, बट क्योंकि क्लियरली दिया है और पूछा भी है कि भाई दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन रेफर्ड एज, तो हमारा आंसर होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना प्लीज़ अच्छे से। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे समझ में आ गया दूसरे को नहीं आना चाहिए। जितना ज़्यादा ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा और उतना ही आगे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें, पीक टाइम पर स्ट्रेस ना लें बहुत ज़्यादा, आराम से एग्ज़ाम दें, जो होना है वो देखा जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।